Good morning students. Now we start our next topic, constraints on American power. इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर और सॉफ्ट पावर. ठीक है, इसके बाद क्या है कि कंस्ट्रेंट कोई भी कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो उसके ऊपर प्रतिबंध ज़रूर लग जाते हैं एक टाइम के बाद. तो जैसे ही अमेरिका बहुत बड़ी पावर और हेगेमनी रहा है तो उसकी पावर के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं. हिस्ट्री क्या बताती है, कोई भी कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना हो लेकिन एक टाइम के बाद वो ढह जाता है. वो ढहता किस लिए है, वो उसकी इंटरनल वीकनेस की वजह से ढह जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही अमेरिकन हेगेमनी के साथ हुआ था कि जो उसकी कमज़ोरी थी या फिर जो उसके वीक होने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी वो क्या थी, उसकी इंटरनल रीज़न ही थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही थे. जैसे 9/11 का हमला हुआ था, उससे पहले वो कंस्ट्रेंट्स इतने नहीं दिखाई दिए थे. हमला होने के बाद से जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ होती हैं किसी भी नेशन की, किसी भी स्टेट की, वो तब ऊपर के आती हैं जब कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए. तो वैसे ही 9/11 का जो हमला था, 11 सितंबर को जो हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका की इंटरनल कमज़ोरियाँ पता लगने लगी. तो सबसे पहले क्या इंटरनल वीकनेस थी, कंस्ट्रेंट थी, क्या प्रतिबंध था, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ. तो जो उनके इंस्टीट्यूशंस थे आपस में उनकी बॉन्डिंग, उनकी पावर शेयरिंग, वो सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट था. और क्या था, मेन क्या बात बनी थी कि जो अमेरिका की मिलिट्री थी और जो मेन एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी उनमें पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी. सेकंड कंस्ट्रेंट क्या था, अमेरिकन पावर इज़ आल्सो डोमेस्टिक इन नेचर. वो भी घरेलू थी नेचर में अमेरिकन पावर भी, and stem from the open nature of American society. Although the American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective on domestic public opinion in the US, there is nevertheless a deep skepticism regarding the purposes and methods of government in American political culture. तो क्या बात है कि जो मीडिया है अमेरिका का, वो टाइम टू टाइम क्या करता है, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है तो उसको भी सामने लेके आता है. अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं कर पाती या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो लोगों के लिए अच्छी नहीं उतर पाती, तो वो मीडिया जो है वो उस चीज़ को भी दिखाता है, उसके नेगेटिव पॉइंट को भी, उसकी वीकनेस को भी दिखाता है. तो ये इंटरनल वीकनेस हो गई. ठीक है. Third constraint on the US that is perhaps the most important, there is only one organization in the internal system that could possibly moderate the exercise of American power today. तो एक ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में ऐसी है जो अमेरिका की पावर के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है. वो क्या है, नाटो. नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो. तो नाटो में क्या है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो भी एलाइज हैं, वो सब क्या है, अपने आप में आज के टाइम में मजबूत हैं. तो वो प्रतिबंध लगा सकती है यूएस की हेगेमनी के ऊपर. ठीक है, समझ गए. सॉरी. नेक्स्ट है इंडियाज़ रिलेशन विद द यूएस. इंडिया का रिलेशन पढ़ना है हमें यूएस के साथ. कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट जब हम पढ़ते हैं तो उसका इंडिया के साथ रिलेशन ज़रूर पढ़ते हैं. तो क्या बात है कि इंडिया के रिलेशन पहले तो बहुत अच्छे नहीं थे यूएस के साथ, कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे, क्योंकि रशिया के साथ ज़्यादा क्लोज था इंडिया. और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद से इंडिया अकेला पड़ गया. तो उसको कोई पार्टनर, कोई फ्रेंड चाहिए था जिसके साथ वो डील कर सके, बिजनेस कर सके, आगे बढ़ सके. तो उसने क्या किया, यूएस के साथ थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाने स्टार्ट कर दी. ठीक है. तो उसके बाद क्या है कि यूएस के साथ जैसे ही थोड़ा क्लोज आना स्टार्ट किया इंडिया ने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया की और यूएस की क्या है, पार्टनरशिप शो करती है, फ्रेंडशिप शो करती है. ठीक है. अब क्या है, इंडिया बहुत ज़्यादा क्लोज है यूएस के, बहुत सारे डील होते हैं, मिनिस्टर्स भी आपस में आते जाते रहते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है, the US absorbs about 65% of India's total export in the software sector. तो 65% टोटल एक्सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर सेक्टर में इंडिया करता है वो किसको जाता है, यूएस को जाता है. 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज़ एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ऑरिजन. तो जो ये टेक्नोलॉजी होती है ना,
उसका जो स्टाफ है वो भी 35% स्टाफ किसका है, इंडियन ओरिजिन का। 3 लाख इंडियन वर्कर इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में लगभग इंडिया के 3 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। 15% ऑफ द ऑल हाईटेक स्टार्ट्स अप आर बाय इंडियन अमेरिकन्स। 15% है जो वो क्या है, ऑल हाईटेक में हाई टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप हैं उसमें कौन है, इंडियन अमेरिकन है। मतलब जो इंडिया से गए हुए हैं और अमेरिका में बस गए हैं उनको इंडियन अमेरिकन कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अब बहुत सारी बातें जब आती है तो किस बेसिस पे आती है, तो कोई ना कोई जर्नलिस्ट कहता है या तो कोई एनालिस्ट कहता है। मतलब कैसे रिलेशन है वो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, वो क्या है थ्रू आउट मीडिया, थ्रू आउट जर्नलिज्म, इन चीज़ों से पता चलता है कि इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन कैसा है। तो कोई एक पहले जर्नलिस्ट है, उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है मिलिट्री पावर में वो क्या है, अब मतलब जो फियर है ना मिलिट्री पावर का वो बढ़ा रहा है इंडिया और यूएस की नज़दीकियाँ। उसकी वजह से अब इंडिया और यूएस एक साथ आ रहा है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। कोई दूसरे एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन यूएस एंड इंडिया एज द हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अब क्या है, दोनों के रिलेशंस में नज़दीकियाँ जो है, जो आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए अपने आप में। वो इंडिया क्या कर सकता है, मतलब उसका एडवांटेज उठा सकता है। अगर हम किसी भी हेगेमनी को, कोई भी पावरफुल पर्सन है, अगर हम उसके साथ रहेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या उससे बातें शेयर करेंगे, डील करेंगे, अपनी मतलब क्लोजनेस बढ़ा के रखेंगे तो उसका हमें बेनिफिट होगा। अगर हम उसको अपोज़ करेंगे, अब अपोज़ करने का भी एक तरीका है, अगर उसको हम अपोज़ करेंगे तो अपोज़ करना व्यर्थ हो जाएगा। यूएस जैसी सुपर पावर को अपोज़ करना टोटली वेस्ट है, क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हर्ट होंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे एक एनालिस्ट कह रहे हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ एनालिस्ट क्या कहते हैं, इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टेब्लिशिंग अ कोलिशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इंडिया को लीड करना चाहिए, जो एक गठबंधन बनाए कंट्रीज़ का जो डेवलपिंग है। दिस कोलिशन would become more powerful and may succeed in winning the hegemon away from its dominating ways। अब क्या है कि ऐसे जो पावर है, जो इंडिया अगर कुछ बनाए, ग्रुप बनाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बनाए, तो वो हेगमन पावर को क्या कर सकता है, टक्कर दे सकता है, मुकाबला कर सकता है। ठीक है, आवर लास्ट टॉपिक इज़ हाउ कैन हेगेमनी बी ओवरकम। हेगेमनी को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कोई भी है कहीं भी रूल कर रहा है तो उसकी डोमिनेंस को, पावर को, दादागिरी को कैसे कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, ये टर्म है। तो कितने लंबे टाइम तक किसी ने राज किया है, कितने लंबे टाइम तक कौन पावर में रहा है, हाउ डू वी गेट बियॉन्ड हेगेमनी, हेगेमनी के बाद हमें क्या मिलेगा। These become for obvious reasons some of the burning question of our time. History provides us with some fascinating clues to answer these questions, but about the present and the future in international politics, very few factors firmly curtail the exercise of military power by any country. There is no world government like the government of a country, as we shall see in chapter 6. International organization is not world government, thus इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो क्या है, पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, मिलिट्री पावर किसी भी कंट्री की वो कम कर देते हैं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्या करते हैं, जो मिलिट्री पावर है कंट्री की उसको घटा देती है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है वो पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट है। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है कि आप कह नहीं सकते कि डेमोक्रेसी है या बीजेपी है, या फिर वहाँ पे आप ऐसा कहें कि कांग्रेस है। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट नहीं है। देयर आर सम क्लूज एंड नॉर्म्स कॉल्ड द लॉ ऑफ वॉर दैट रिस्ट्रिक्ट। तो लॉ ऑफ वॉर है, कुछ क्लूज हैं जो कि
क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं वॉर के ऊपर मनाही लगाते हैं, ठीक है। बट डू नॉट प्रोहिबिट वॉर, लेकिन बिल्कुल ही बंद नहीं करते। मनाही है लेकिन बैन नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है वॉर का। बट फ्यू स्टेट्स विल एंट्रस्ट देयर सिक्योरिटी टू इंटरनेशनल लॉ अलोन। डज दिस मीन दैट देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम वॉर एंड हेगेमनी। तो कुछ स्टेट ऐसी हैं जो कि बिलीव करती हैं लॉज में, और क्या हम हेगेमनी से या पावर से बाहर नहीं निकल सकते। तो मिलिट्री कॉलिशन है जो यूएस का, वो क्या है, बहुत डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से। गिवन द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अमंग बिग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, रशिया दैट हैव द पोटेंशियल टू चैलेंज यूएस हेगेमनी। तो अब कोई सिंगल पावर नहीं है। आज के टाइम में ऐसा है कि सब अपने आप में पावरफुल हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, जो जितनी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा वो इतना एडवांस हो जाएगा। तो किसी की भी हेगेमनी को आज के टाइम पे खुला चुनौती दे सकते हैं। तो दो फैक्टर होते हैं, एक तो ओपन फैक्टर है, एक हिडन फैक्टर है। ओपन फैक्टर में क्या होता है कि जैसे जो हेगेमनी है उसके साथ लग जाओ, है ना, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एंगेज रहो। तो इसको क्या कहते हैं, जैसे कि बैंडवैगन स्ट्रेटजी है। बैंडवैगन स्ट्रेटजी में क्या होता है, इट इज सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ engaging in activity opposed to the hegemonic power, it may be advisable to extract benefit by operating within the hegemonic system। तो बैंडवैगन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि अपोज करने से बजाय है कि उससे फ़ायदा उठाओ। हेगेमनी से सुपर पावर है, उससे फ़ायदा उठाओ, जो पावरफुल है उससे फ़ायदा उठाओ बजाय कि उसकी टांग खींचने की, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी होती है हाइड। हाइड में क्या होता है कि ये दिस एम्प्लाइज स्ट्रिंग एज फार रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल। तो जो डोमिनेंट पावर है उससे जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर रहना चाहिए। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ द बिहेवियर, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ऑल ऑफ देम द डिफरेंट वे आर सीकिंग टू स्टे बिलो द रडार एज इट वर एंड नॉट ओवरली एंड अनड्यूली एंटोगनाइज द यूएस। तो क्या है, जो ये बड़ी पावर हैं, चाइना, रशिया, यूरोप यूनियन है, ये क्या करती हैं, यूएस से दूर ही रहती हैं। या तो दूरी बना के रखे या फिर उससे फ़ायदा उठा ले, या तो बैंडवैगन स्ट्रेटजी फॉलो करे या फिर हाइड हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इट इज़ हार्ड टू इमेजिन मेगा स्टेट लाइक चाइना, इंडिया एंड रशिया और ह्यूज एग्लोमरेशन सच एज द यूएस यूरोपियन यूनियन बिंग एबल टू हाइड फ्रॉम द सब्सटेंशियल लेंथ ऑफ टाइम। तो बहुत लंबे टाइम तक ऐसे अपने आप को हाइड करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अमेरिकन हेगेमनी को क्या करेगी, धीरे धीरे इकोनॉमिक कल्चरल रिलेशंस को ओवरकम कर सकती है। उसमें क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल मूवमेंट है, पब्लिक ओपिनियन है। इट मे राइज फ्रॉम सेक्शन ऑफ द मीडिया एंड इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट एंड राइटर्स। दीज वेरियस मे टेल फ्रॉम लिंक अक्रॉस बैठ जाओ बेटे national boundaries including with American to criticize एंड रेसिस्ट यूएस पॉलिसीज़। तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम के साथ जो आगे आती हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, आर्टिस्ट है, मीडिया है, या एनजीओज़ हैं, सोशल मूवमेंट है, पब्लिक ओपिनियन है, ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं यूएस हेगेमनी को। यू माइट हैव हर्ड द सेइंग ग्लोबल विलेज। In this global village, we are all neighbors of the village headman. If the behavior of the headman become intolerable, we will not have the option to leaving the global village। अगर हमारा जो मुखिया है, मान लो हम विलेज में रहते हैं, अगर वो क्या करता है, हमारे लिए उसका नेचर इंटॉलरेबल है, तो हम कितनी देर तक उसके साथ रहेंगे। इसके साथ क्या है, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम क्वेश्चंस करें क्या है